हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके एमसीक्यूज करेंगे। इस वीडियो में टोटल 20 एमसीक्यूज मैंने लिए हैं एंड दीज आर सुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार ट्राई करना और बाद में मुझे अपना स्कोर बताना कि आउट ऑफ 20 आपने कितने स्कोर किए। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां पर ओम्स लॉ की करेक्ट वेक्टर फॉर्म कौन सी है, पहले मैं आंसर बता देता हूं। इट्स आंसर इज ऑप्शन सी। आपको V इक्वल टू आई आर लग रहा होगा, बट V इक्वल टू आई आर इज नॉट इट्स वेक्टर फॉर्म, बिकॉज ये सभी स्केलर क्वांटिटीज हैं। यहां पे J करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसे हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कि ये कैसे ये बना है, तो छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन है। देखो, V इक्वल टू आई आर आप जानते हैं, R इज रेजिस्टेंस। और देखो, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। अब यहाँ पे L को V के नीचे लेके आओ, रो को हम ऐसे लिखते हैं और I अपॉन A लिख देते हैं, ठीक है। V अपॉन L होता है E, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास ये कंडक्टर है, अगर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा V अपॉन L, ये ध्यान रखना। रो और I अपॉन A होता है करंट डेंसिटी, दैट इज J, और J हो जाएगा 1 अपॉन रो E, एंड 1 अपॉन रो, देखो रो इज रेजिस्टिविटी और इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, सो दैट्स वाई वी हैव J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इज सिग्मा कंडक्टिविटी E। तो अगर आपको कभी ये प्रूव करने को भी आ गया कि प्रूव दिस, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस। पहले मैं आंसर बता देता हूं, जस्ट इन केस यू ऑलरेडी नो इट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप सुनिए। हमारे पास एक कोई वायर है, इसकी लेंथ L है और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये मैंने अज्यूम किया है, और इसका रेजिस्टेंस R है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा ऑफ कोर्स ये। बट अब इसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया है, सो इट्स लेंथ इज नाउ 2L। अब इसकी लेंथ को हमने स्ट्रेच करके डबल किया है, तो उस प्रोसेस में जितना हम लेंथ को बढ़ाते हैं उतना एरिया कम होता है, तो एरिया A अपॉन 2 होगा। अगर लेंथ को 4L करते तो एरिया A अपॉन 4 हो जाता। ओके, उसका रीज़न ये है कि वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, और ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए इस प्रोसेस में। तो अगर L को हम 2L करते हैं तो एरिया को A अपॉन 2 करना पड़ेगा, सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस होगा रो L, L इज नाउ 2L अपॉन A, A इज A अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2, अगर ऊपर जाएगा 2 इंटू 2 4, रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A हमारे पास क्या है, दिस, सो इट बिकम्स 4R। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किरचॉफ्स जंक्शन रूल एंड लूप रूल आर बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली। जो किरचॉफ का जंक्शन रूल है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, एंड लूप रूल है सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। किस पे बेस्ड है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज एक जंक्शन पे आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर जा रहा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर चेंज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। वेल, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ज़्यादा बेटर कंडक्टर बनता है जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बनने लगते हैं, तो बेसिकली कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, डिक्रीजेज। ठीक है, हायर टेम्परेचर प्रोवाइड्स एनर्जी टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स जनरेटिंग मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, दिस इंक्रीजेज कंडक्टिविटी एंड दस डिक्रीजेज रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। फिफ्थ क्वेश्चन, the drift velocity of electrons is related to the electric field and relaxation time by। well, देखो, अगर हम सिंपली देखें तो आप जानते हैं वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। ओके, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लें तो यूजुअली u + 80 होता है,
बट इफ यू टेक इनिशियल वेलोसिटी 0, तो अब एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम, एंड फोर्स इसको मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, एंड फोर्स यू नो द फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m इंटू रिलैक्सेशन टाइम टॉ. तो ये कौन सा है? ये कौन सी है ना? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. Why is a potentiometer preferred over a voltmeter for measuring the EMF of a cell? Well, its option D is correct. It draws no current from the cell at the null point. That's why. Okay, null point पे कोई current draw नहीं करता है सेल से. That's why जो रीडिंग आती है एकदम प्रिसाइज आती है. So जब करंट फ्लो नहीं होता है तो ये ट्रू EMF मेजर करता है फिर. क्वेश्चन नंबर 7. Two bulbs are connected in series to 220 volt supply. Which bulb will grow brighter? देखो सिंपल रूल आप ये समझना, अगर सीरीज में होंगे तो जो कम वॉट वाला रेटेड होगा वो ब्राइटर ग्लो करेगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. और पैरेलल में जो बल्ब ज्यादा वॉट का होगा वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो. देखो सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम होती है एंड पावर हम देखते हैं सीरीज में I²R से. तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें पावर डिसिपेशन ज़्यादा होता है और वो ब्राइटर ग्लो करेगा. ओके, तो अब हमने ये देखना है कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है. तो रेजिस्टेंस देखो, कभी भी आपके पास ये रीडिंग हो, कभी भी ये रीडिंग अगर आपको मिले बल्ब में, तो ये सिंपली समझना कि ये रीडिंग है उसमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए. यही एक काम है इस रीडिंग का. तो रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा R की जगह पे, देखो ये R है यहाँ पे, एंड यू नो कि P इज इक्वल टू V² अपॉन R. तो यानी R इज इक्वल टू V² अपॉन P. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये आएगा V² अपॉन P, लेकिन ये P कौन सा है? ये जो उसमें बल्ब पे प्रिंट हो रखा है, ये रेटेड है. ओके, जो उस पर लिखा हुआ है, मतलब कहने का ये मतलब है. तो आप यहाँ पे हिसाब किताब देख रहे हैं कि जो पावर डिसिपेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो उसमें पावर जो उस पर प्रिंट हो रखा है, जो उस पर रेटिंग है, पावर रेटिंग. तो यानी ये 60 वॉट वाले की कम पावर रेटिंग है, आई मीन 100 से लेस है, तो यानी वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी? देखो मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब SI यूनिट देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि V अपॉन L होता है, सो इट इज़ वोल्ट अपॉन मीटर. तो मीटर ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर, वोल्टेज -1 एंड सेकेंड -1. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. अगेन कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड. Question number 9. In a meter bridge, the null point is found at distance L1. If the known resistance S in the right gap is increased, what happens to L1? देखो, first of all, the answer A is correct. अब क्यों? देखो मीटर ब्रिज में क्या होता है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि S R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1. S हो रहा है इंक्रीज, S इज इंक्रीज्ड. तो अगर S इंक्रीज होगा तो ये पूरी चीज़ डिक्रीज होगी, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो पूरा चीज़ डिक्रीज होता है. तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसको भी डिक्रीज होना पड़ेगा. और ये डिक्रीज कब होगा? जब न्यूमिनेटर डिक्रीज होगा. अब L1 डिक्रीज होगा तो देखो पहली बात तो ये कि L1 अगर डिक्रीज होगा तो ये चीज़ अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 100 माइनस L1 फिर इंक्रीज होगा ना, तो यानी पूरी चीज़ डिक्रीज होगी. तो आंसर है कि जो L1 है इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, ये S जब इंक्रीज होगा. क्वेश्चन नंबर 10. अ सेल ऑफ EMF E and external resistance R is connected to an external resistor R. Terminal voltage is given by V is equal to E minus IR. डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है और यही आंसर है. बट अगर यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन I इंटू R वाला होता तो वो भी करेक्ट होता, बिकॉज ये भी होता है. ठीक है, तो अगर कभी ये ऑप्शन मिले तो ये भी करेक्ट है. ये सिचुएशन ये वाली है कि एक सेल है, इट हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें है. तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? E माइनस IR. बट अगर इसके और इसके बीच में ये होगा तो अगर हम यहाँ से देखें इस तरफ से तो यहाँ IR हुआ ना, तो यही है.
क्वेश्चन नंबर 11, विच मटेरियल एग्जिबिट्स अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, ऐसा किस में होता है? तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी उनमें डिक्रीज होगी जिसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी जो टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा कंडक्टर होगा, और ये होता है सेमीकंडक्टर्स में, और सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर यू शुड, तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेल, इसके लिए पहली बात तो ये कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना पड़ता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि V/L होता है, इसको डिक्रीज करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। और इंक्रीज इन द करंट, नो, करंट का रिलेशन ये है कि अगर ये डिक्रीज करना है तो करंट भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तो बेसिकली डिक्रीज इन द करंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिक्रीज द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर। करंट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा एंड सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये एक्सप्लेनेशन है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस। इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड, द कंडीशन फॉर बैलेंस, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी इसको इंटरचेंज कर दें तो क्या P/Q इज इक्वल टू R/S तभी भी होल्ड करेगा? तो यस, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ्स रिप्रेजेंट एन ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए इस तरह से, ओके, एंड इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन passing through origin, option D is correct here. Question number 15, if n identical cells of EMF E and internal resistance R are connected in parallel, cells parallel में connected हैं, तो इस तरह से टोटल ये n है, ठीक है। क्वेश्चन इज कि जो इनका इक्विवेलेंट EMF होगा क्या होगा? तो देखो, अगर ये सेल बिल्कुल एक जैसे हैं तो कितने भी लगे हों पैरेलल में, इक्विवेलेंट EMF जस्ट E होता है, कीप इन माइंड। जो एक सिंगल सेल का EMF होता है वही पूरे ये जो सिस्टम है उसका EMF होगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि सबका EMF सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, सो दी आंसर विल बी E। हाँ, ये क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि अगर ये सीरीज में हो फिर क्या होगा आंसर? तो सीरीज में होते तो n टाइम्स हो जाता है, और अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि अगर ये डिफरेंट हुए E1, E2, E3, फिर क्या होगा? तो देखो, अगर ये डिफरेंट होते हैं और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होता है R1, R2, उस केस में ये कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर इक्विवेलेंट EMF कैसे निकलता है? तो अब R इक्विवेलेंट करना पड़ता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस इस ये चलता रहता है, ठीक है, अप टू EN जो जितने भी इसमें टोटल होंगे RN। तो ये फिर हमारे पास सिचुएशन होती है। इस पर्टिकुलर केस में भी हम देख लेते हैं कि बिकॉज सब एक जैसे हैं तो ये होगा R इक्विवेलेंट विल बी, बिकॉज ये हैं पैरेलल में है तो पैरेलल में R/N हो जाएगा, और ये जो टोटल होगा ये होगा इनका NE/R। अब ये N यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर ये N यहाँ पे आ जाएगा, और N से N कटेगा, R से R कटेगा, और ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अ 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखो, पहले मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो रेटिंग दी होती है, रेटिंग का यूज़ आप करना केवल इसका रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा हमें, रेजिस्टेंस इज V²/P, बिकॉज P इज इक्वल टू V²/R, तो R इज इक्वल टू V²/P। यहाँ से ये हो जाएगा 200²/100, और ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 200 इंटू 2 400, और अब ये 160 वोल्ट से कनेक्टेड है तो R हमारे पास है, तो पावर कंज्यूम्ड क्या होगी? P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है,
V इज 160, 200 नहीं यूज़ करेंगे, वो रेटिंग का है, ठीक है। 160 सप्लाई है, तो 160 का स्क्वायर है 160 इंटू 160 अपॉन 400 64। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द रिलैक्सेशन टाइम इन मेटल्स क्या होता है उसके साथ में, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेल, इसका आंसर है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। अब इसका रीजन क्या है, देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयन ऑफ अ मेटल। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल का पॉजिटिव आयन है, इनके बीच जो कॉलिजन के सक्सेसिव कॉलिजन का जो एवरेज टाइम है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये आयंस बहुत वाइब्रेट करते हैं, विगरसली दे वाइब्रेट, अब फ्रीक्वेंटली कॉलिजन होता है और इस वजह से ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं अगर लिखने को आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 18, द प्लॉट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, यानी जो इनके बीच का ग्राफ है फॉर अ डिस्चार्जिंग सेल इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज द नेगेटिव स्लोप ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट। देखो V और I के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला है, यह है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो बेसिकली ग्राफ इस तरह से बनता है, ये V है, ये I है, बेसिकली ये नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो V इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं माइनस आई आर प्लस ई। अब ये स्ट्रेट लाइन है, डू यू रिमेंबर द स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ना इफ यू कंपेयर, देखो इसमें v y है एक तरह से और जो i है वो x है, तो जो m है दैट इज माइनस r। तो नेगेटिव स्लोप की अगर मैं बात करूं दैट रिप्रेजेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, alloys like मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंटिन आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बिकॉज। तो रेजिस्टर्स के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, ऐसा क्यों। देखो पहली बात तो आप ये समझ लो कि हम रेजिस्टर उस चीज़ का बनाएंगे जिस पे टेम्परेचर का फ़र्क ना पड़े, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में इनके रेजिस्टेंसेस पे फ़र्क ना पड़े, ज़्यादा स्टेबिलिटी रहे, तो यानी जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो उस पर फ़र्क ना पड़े, और इसीलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Their temperature coefficient of resistivity is negligible, that's why we use them. Question number 20. The current density J inside a conductor of non-uniform cross section carrying a steady current is. तो current density इनमें से क्या होती है, current density I am sure you must be aware होता I upon A है, ये independent of area, constant everywhere, inversely proportional to the area of cross section, तो J inversely proportional to area of cross section ये है, तो बेसिकली ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑलराइट, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कितने इनमें से आते थे। ऐसे और वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।